तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो स्क्रीन दिखेगा तो मुझे बता दीजिएगा। यस, दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी जितने भी लोग आए हैं, एक मिनट। अभी जितने भी लोग आए हैं तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप सब लोगों का वीबीए हो चुका है ऑलरेडी? यस यस नहीं। यस, मेरा हुआ है। और रोहन आपका? ठीक है। देखिए, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स करने से पहले वीबीए का कोर्स होना कंपलसरी है ना? अगर आपका वीबीए का कोर्स होगा तभी फिर आप ये वाला कोर्स समझ पाओगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो सनी, आपको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि पहले आप वीबीए कोर्स कीजिएगा फाउंडेशन। और अभी आप जैसे अगर आप मीटिंग में आ चुके हो तो आप कोई बात नहीं, कोई हरकत की बात नहीं है। आप पूरा डेमो अटेंड कर सकते हो, तो इसमें भी आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? ओके। ठीक है, तो हम लोग अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? एडवांस वीबीए, और इसके साथ में विथ एसक्यूएल एंड क्लास मॉड्यूल्स, यानी यहाँ पे दोनों चीजें भी रहने वाली है। वीबीए के साथ में एसक्यूएल भी रहने वाला है, क्लास मॉड्यूल्स भी रहने वाला है। अब ये क्या चीज होती है हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो ये कोर्स वही कर सकता है जिसका वीबीए फाउंडेशन हो चुका है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वीबीए फाउंडेशन में काफी सारे कंसेप्ट होते हैं। तो जब आपको ये सब कंसेप्ट पता होते हैं तो क्या होगा, आपको एडवांस वीबीए जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत ही डिफिकल्टी होगी। पर मैंने अक्सर ये चीज देखा है, जिन लोगों ने, जो लोग कई बार प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, मैक्रोस वगैरह बना रहे होते हैं, उन्होंने फाउंडेशन नहीं किया होता है, उनको मैं बोलता भी हूँ कि आप पहले आप फाउंडेशन करो, फिर उसके बाद में एडवांस वीबीए करना। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें एडवांस वीबीए डायरेक्टली करना है। तो मैं उनको मना नहीं करता हूँ, मैं उनको करने देता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह से डायरेक्टली एडवांस वीबीए किया है बिना फाउंडेशन किए हुए, तो वो लोग है ना फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको फिर समझ में नहीं आती चीजें, फिर वो स्किप छोड़ देते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा सबको कि वीबीए फाउंडेशन होने के बाद ही ये कोर्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ये एक स्पेशलाइज कोर्स है। राइट? ये हर एक के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आती है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी है ना कितने लोग ऐसा पूछते हैं मुझे फाउंडेशन करने के बाद में कि सर हमारा जो फाउंडेशन है अभी हमारी उसकी इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है, और अभी आ, हम क्या करें फिर, वापस से फाउंडेशन लगाए कि हम लोग अभी एडवांस वीबीए लगाए? अगर आपका फाउंडेशन हो चुका है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस केस में आप एडवांस वीबीए लगा सकते हो, क्योंकि उस केस में आपको भले आपकी प्रैक्टिस भले नहीं भी होगी तो भी आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि पहले चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा तभी तो जाके आप प्रैक्टिस करोगे ना, है कि नहीं? तो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, मैं असल में ना डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। गलती से नहीं बोलूंगा, मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर, तो अभी आगे बढ़े फिर हम लोग। ठीक है। अब है ना कई बार लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये जो एडवांस वीबीए है इसको एडवांस वीबीए क्यों कहते हैं? हमने वीबीए फाउंडेशन में तो बहुत सारी चीजें सीख ली है, क्या वो सब चीजें सफिशिएंट नहीं है? तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अपना वीबीए फाउंडेशन होता है उसमें हम फंडामेंटल कंसेप्ट कवर करते हैं, उसमें एडवांस कंसेप्ट कवर नहीं होते हैं।
अब एडवांस कंसेप्ट के अंदर क्लास मॉड्यूल्स भी आता है। अब क्लास मॉड्यूल क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, वो अभी मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताऊंगा डेमो के अंदर। तो सभी लोग रेडी है ये चीजें जानने के लिए? यस सर। यस। ओके ग्रेट। तो देखो सबसे पहले जो फाउंडेशन होता है ना, तो उसके अंदर हम लोग स्टेट थिंकिंग करते हैं। स्टेट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जो चीज बनानी है, आप वही चीज को उसी के हिसाब से देखते हो और परफॉर्म करते जाते हो। जैसे समझ लो आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे, वो रिपोर्ट में पहले स्टेप क्या है, पहले आप उसको ऑटोमेट करोगे, फिर दूसरे स्टेप को ऑटोमेट करोगे, फिर तीसरे स्टेप को, फिर चौथे स्टेप को। ऐसे हर एक स्टेप आप एक के बाद में एक के बाद में एक आप करते जाओगे, राइट? ऐसे ही करोगे ना आप? यस सर। यस। ठीक है। तो वो होता है, वो कहलाता है स्टेट थिंकिंग। यानी जैसे रिक्वायरमेंट है आप बिल्कुल वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। देखो थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे एक बेटर थिंकिंग अवेलेबल है, तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप जब वीबीए की कोडिंग करते हो तो आप रेंज लिखते हो, और रेंज के बाद में आप ब्रैकेट में एड्रेस डालते हो, जैसे आपने A1 लिखा, फिर आप ब्रैकेट बंद करके डॉट डालते हो। तो डॉट करने के बाद में आपको क्या मिलता है? इंटेलिजेंस में ऑप्शंस। इंटेलिजेंस में ऑप्शंस मिलते हैं, वेरी गुड। तो वो ऑप्शंस जो मिलते हैं आपको इंटेलिजेंस में, तो उसका आपको फायदा मिलता है या उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है, फालतू है वो? नहीं, उसका फायदा होता है ना, ऑटोमेटिकली विल गेट प्रॉपर्टीज और हाँ प्रोसीजर्स, सब बिल्कुल सही है। प्रोसीजर्स। आपको सब पता चलता है ना उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मेथड्स है, आप वो जो एग्जैक्टली। पर्टिकुलर चीज है वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आप मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना? ये सब चीज आपको पता चलती है, तो ये सब चीजें तो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अभी आपने लिखा रेंज, उसके बाद में आपने लिखा डॉट ऑफसेट, ऑफसेट के बाद में वापस आपने डॉट डाला, फिर आपको हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका ये पूरा जो पैरामीटर है उसका। पैरामीटर्स कंप्लीट नहीं हुए। अभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। चलो यहाँ पे अपन ऑल्ट F11 करेंगे, ऑल्ट IM करेंगे। पहले अपन ने लिखा है यहाँ पे रेंज डॉट, ऑफसेट लिखा डॉट, हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल है ना? तो देखो हेल्प क्यों मिल रही है, क्योंकि ये पूरे के पूरे है ना ऑब्जेक्ट्स है। रेंज एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का उसको मालूम है कि ये जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफाइड बाउंड्री होती है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ कुत्ता, तो कुत्ते को आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कुत्ते जैसा जो दिखता है वही कुत्ता होगा ना, राइट? जो बिल्ली जैसा दिखेगा वो बिल्ली कहलाएगा। तो आपको उसकी जो बॉर्डर्स होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, जो उसकी स्किन होती है, तो उससे आपको पता चलता है ना कि भाई ये क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ये बिल्ली है, कुत्ता है, कि कोई और जानवर है। तो वैसे ही इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट के बाहर नहीं जाता। जैसे रेंज है, तो जो रेंज है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट को मालूम है कि रेंज क्या है, तो इसीलिए जब आप रेंज के बाद में डॉट डालते हो तो आपको उसके रिलेटेड हेल्प मिलती है। ये आया आपको समझ में? यस सर। अभी जैसे समझ लो कि आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो, आपका फैमिली डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर को मालूम है आपके एलर्जीज आपकी कौन कौन सी है, और आपका क्या क्या पास्ट आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, तो वो उसके हिसाब से आपको दवा देगा, राइट? तो वैसे ही रेंज माइक्रोसॉफ्ट को मालूम है कि क्या है, तो इसलिए जब आप डॉट डालते हो तो उसके आगे आपको रेंज का अंदर जो जो चीजें आनी चाहिए वो आपको दे देता है, ऑफसेट वगैरह सारी चीजें दे देता है। ऑफसेट के बाद में भी अगर आप डॉट डालते हो तो फिर से हेल्प क्यों मिलती है, क्योंकि ये भी आपको रेंज ही रिटर्न कर रहा है।
रेंज भी आपको रेंज रिटर्न कर रहा था और ऑफसेट भी आपको रेंज रिटर्न कर रहा है। इसके आगे समझ लो आप अगर रिसाइज लिखते हो तो रिसाइज भी आपको रेंज ही रिटर्न करेगा। तो आप ऐसे करके अनलिमिटेड टाइम तक के आप डॉट डॉट करके आगे आप बढ़ सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी है, क्या ये आप फाउंडेशन की नॉलेज से ऐसा कुछ बना सकते हो जैसा यहाँ पे बना हुआ है? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक के आगे डॉट डालोगे तो फिर उसके अंदर और हेल्प मिलेगी, फिर और डॉट डालोगे तो और हेल्प मिलेगी? कर सकते हो आप ऐसा? नो सर, कभी ट्राई नहीं किया इतने एमबीए। हाँ, नहीं फाउंडेशन से आप नहीं कर सकते, इसलिए आप ट्राई करते तो भी नहीं आता था। तो कहने की बात ये है कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम उसके अंदर चाइल्ड बना सकते हैं, राइट? जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट थे, तो उनके थ्रू आपके फादर आए, आपके फादर के थ्रू आप आए, अब आपके थ्रू आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके बच्चे के थ्रू उनके बच्चे आएंगे, राइट? तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम खुद भी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो वैसे ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये सब कैपेसिटी होती है। तो ये तरह की फंक्शनलिटी बनाना अब क्यों जरूरी है, अब हम लोग उस पर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये स्टेट थिंकिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको थोड़ा बहुत अभी आइडिया आया होगा। 100% नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। स्टेट थिंकिंग में क्या होता है, जैसे आते जाते हैं वैसे हम लोग करते जाते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस। ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप खुद जानते हैं ना एक्सेल कितना वास्ट है। एक्सेल बहुत वास्ट है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स है अवेलेबल, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है आपके पास में। तो अगर समझ लो कि वो कोडिंग करते टाइम पे हर चीज के मॉड्यूल में लिखते बैठते हैं, हर एक के मैक्रोस के नाम अगर वो लिखते बैठते हैं तो कितना डिफिकल्ट पड़ता था। जैसे अगर रेंज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए वो लिखते रेंज सिलेक्ट। अगर उनको पिवट टेबल बनाना होता तो क्रिएट अ पिवट टेबल या क्रिएट पिवट टेबल, इस तरह से वो कितने सारे उनको मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं और लोगों को याद भी रखने पड़ते हैं ना फिर इतने सारे, राइट? तो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाता। अक्सर आप देखते होंगे ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, अभी यार आप नाम क्या दें मैक्रो का, या आप मैक्रो का नाम आपने क्या दिया था पास्ट में याद नहीं आ रहा आपको। होता है कि नहीं होता है? यस सर, हमेशा होता है। हमेशा होता है ना, एग्जैक्टली। अगर आप काम करोगे तो आप ये चीज फेस करोगे। तो ये सब चीजों को सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे स्टेट थिंकिंग, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास में एक रूम है, 200 स्क्वायर फुट का एक रूम है आपके पास में, है ना? तो अब आपके घर में जो भी सामान आ रहा है आप जमीन पे रखते जा रहे हो। कुकर आ रहा है जमीन पे, गैस स्टोव आ रहा है जमीन पे, बेड आया वो जमीन पे, यानी सारी चीज आप बेड पे रख रहे हैं। अब आपके बाजू में एक बंदा है, ठीक है? उसके घर में सब चीजों की अलमारियां बनी हुई है। तो वो क्या कर रहा है, अलमारी और ड्रॉवर्स बने हुए हैं, वो क्या कर रहा है, हर चीजों को ड्रॉवर्स में डाल रहा है, अलमारियों में डाल रहा है, बराबर शेल्फ वगैरह में डाल रहा है। आप बताइए कि ज्यादा ऑर्गेनाइज किसका रहेगा, आपका या उसका? अलमारी वाला जो है उसका। अलमारी वाले का रहेगा, बिल्कुल सही है। अलमारी वाले का क्यों रहेगा? क्योंकि अगर उसको कोई चीज ढूंढनी है तो उसको आसानी से मिल जाएगी, एग्जैक्टली। है ना? तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज रहती है। अभी जैसे आपने रेंज लिखा तो आपको याद नहीं रखना पड़ता रेंज के अंदर क्या क्या आता है, आप सिर्फ रेंज के बाद में डॉट डालो तो आपको पूरी हेल्प मिल जाती है, राइट? तो उससे क्या होता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता, आपकी चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है। और हमेशा याद रखना, कभी भी आप अगर छोटे मोटे काम कर रहे हो ना, तो फाउंडेशन की मदद से आप शायद कर भी पाओगे, लेकिन अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो टोटली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगेगी ही लगेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल काम वैसे ही होगा जैसे घर के अंदर आप सब जमीन पे रख रहे हो। काम चल जाएगा आपका, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर।
यस। ठीक है। अच्छा, और क्यों जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना? क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो इम्पॉसिबल है बाय यूजिंग नॉर्मल मेथड। अब जैसे कि एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपका एक्सेल का एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि आपने मैक्रो कहाँ पे डाल के रखा, अपने एक्सेल की बुक में डाल के रखा है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि कोई भी दूसरी बुक भी ओपन हो ना, तो वो दूसरी बुक को ओपन ना कर पाए, दूसरी बुक अपने आप क्लोज हो जाए, क्योंकि आप चाहते हो आपकी बुक खुली हो तो आपकी बुक ही खुली रहनी चाहिए, बाकी की सारी बुक्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए। तो क्या आप ऐसा कुछ काम सोच सकते हो करने का? नहीं सोच सकते ना आप। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आप करंट बुक पे तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कोई अगर आगे चल के कोई नई बुक एक्सेल की खोल लेगा तो उस पर आप कैसे कंट्रोल रखोगे? उस पर आपका मैक्रो कैसे चलाओगे आप, जो मैक्रो चलने के बाद में ओपन होने वाली है फाइल? क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल? सो ऑब्जेक्ट बना के हो सकता मे बी। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्ट बना के ही होगा फिर वो। तो एग्जैक्टली फिर समझ लो कि आपने अगर कोई फॉर्म बनाया तो फॉर्म में आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस डायनामिकली आने चाहिए, वो आप नहीं कर सकते क्लास मॉडल के बिना। तो ये चीजें होती है। अच्छा, फिर अभी आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडवांस वीबीए क्यों इतनी जरूरत पड़ती है। अब समझ लो कि आप जो कोडिंग कर रहे हो, तो आपसे कोडिंग ऐसा नहीं करते कि भाई एक बार आपका काम था आपने कर लिया और खत्म हो गया। आपको उसमें सपोर्ट भी देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं सपोर्ट आपको? या कंपनी वाले बोलते कोई बात नहीं, आपसे मैक्रो बना के रखो, मेंटेन हम कर लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नो सर। अगर आप मैक्रो बनाओगे तो प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको मैनेज भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। कभी भी कोई दिक्कत होगी तो लोग आप ही के पास में आएंगे पूछने के लिए, बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यस राइट? करेक्ट। तो अभी कई बार ऐसा होता होगा कि आप अगर अपने मैक्रो को देखते होंगे तो आपको चक्कर आते होंगे, अरे यार साला मैंने क्या बना दिया, अब दोबारा नहीं देखना है इसको। होता है कि नहीं होता ऐसा? मेरे साथ बहुत होता है, एक बार कोड कर दिया उसके बाद देखने को मन नहीं करता एक बार रन हो। वेरी गुड। और किसी का ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ वो तो लगभग सभी का होता है, आप अकेले का नहीं है ध्यानेश्वर, मुझे मालूम है ये सभी का होता होगा। अबरार का बोलो, इमरान का बोलो, रोहन का, संदीप का, सोपन का, सनी का, किसी का भी, सभी के साथ में ये चीज होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक बार जब दिमाग उसमें से निकल जाता है ना तो लिंक टूट जाती है। फिर हम लोग जब एग्जैक्टली। उसके अंदर, हाँ, सीक्वेंस चली जाती है, फिर आप उसके अंदर जाते हो। फिर अगर आप कोड सिस्टमेटिक नहीं बनाया होता, जैसे समझ लो कि अभी मैंने फ्लोर का एग्जांपल दिया था, कोई भी शेल्फ नहीं है तो सब चीज जमीन पे रखी हुई है, तो क्या है, ढूंढने में आप भूल जाओगे आपने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। तो फिर से आपको हर चीज को ढूंढना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, अच्छा मैंने ये किया था वो किया था, तो उसमें काफी टाइम चला जाता है, राइट? लेकिन अगर आपके सारे ड्रॉर्स पे सबके ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि भाई इसमें ये चीज रखी हुई है, उस ड्रॉर में वो चीजें रखी हुई है, तो क्या होगा, आपको आगे चल के तकलीफ नहीं होगी। आपको डर लगेगा जरूर दोबारा, कि दोबारा उस कोड में जाना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना नॉर्मल लगता है। और आपको मालूम रहेगा कि आप इजीली आप उसको मैनिपुलेट कर पाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं, तो उन्होंने रेंज का ऑब्जेक्ट बनाया ना माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंज के अंदर सिर्फ रेंज वाली चीजें ही डाली है, रेंज की प्रॉपर्टी वाली चीजें ही डाली है, और कोई दूसरी चीजें नहीं डाली है। जो सिलेक्ट मेथड है ना, तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ सिलेक्ट मेथड क्या करता है बस वही डाला। आया आपको समझ में? तो हर चीज को अलग अलग रखा है उन्होंने। तो जब सारी चीजें अलग अलग है तो सारी चीजों के पास में ट्रैक करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। क्लियर? यस यस। ठीक है। अभी है ना, कई बार है ना लोग बोलते हैं कि सर हम तो सालों से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें तो कभी जरूरत लगी नहीं क्लास मॉड्यूल्स की। तो वो देखो, क्लास मॉड्यूल की जरूरत कैसा है मालूम है? पहले लोग यही बोला करते थे ना, हमने तो कभी स्मार्टफोन यूज नहीं किया, स्मार्टफोन की अपने को क्या जरूरत है। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो अभी आजकल किसी को स्मार्टफोन के बिना चलता ही नहीं है। बराबर है?
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी वैसी ही है। जब एक बार आप सिस्टमैटिक काम करने लगोगे ना, तो आपको उसका फिर पता चलेगा कि भाई ये चीज़ क्या है। और फिर आपको पता चलेगा कि यार इसके बिना तो अपने कोडिंग करनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? यस 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 यस। ठीक है, अब हमने बात कर ली एसक्यूएल की, सॉरी क्लास मॉड्यूल की। अब हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म कौन बताएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किस चीज के लिए काम आती है? डेटा एक्चुअली हमको ये करना है कि अपडेट करना है, डिलीट करना है या किसी इस पे, तो उसके लिए लगता है। basically to store our data. टू स्टोर डेटा, टू एडिट डेटा, टू डिलीट डेटा। ठीक है, आपने ये तो बता दिया ये करने के लिए काम आता है, लेकिन ये डेटा कहाँ पे होना चाहिए? डेटाबेस। डेटाबेस में होना चाहिए, राइट। हाँ, तो ये जो एसक्यूएल है वो डेटाबेस की लैंग्वेज है। अच्छा, क्या आप एक्सेल के अंदर एसक्यूएल यूज कर सकते हो? जैसे एक्सेल के अंदर कोई डेटा है तो उसके अंदर आप क्या एसक्यूएल यूज कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे आप? लिंक क्रिएट करके एडीओ डीबीडी लिंक क्रिएट कनेक्शन। बिल्कुल सही है। देखो अभी क्या था कि पहले है ना सिर्फ डाउ था, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, बस ये चीज थी। लेकिन डाउ में प्रॉब्लम क्या होती थी कि हर एक जो एप्लीकेशन होता था ना, हर एक के लिए आपको अलग अलग से चीजें सीखना पड़ता था। यानी आपको वो डेटाबेस कैसे काम करता है ना, पूरा का पूरा सीख के उसके हिसाब से आपको कोडिंग तैयार करनी पड़ती थी। इससे बहुत मेहनत लगती थी। तो लगभग 1991 की बात है। आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बात है। तो तब माइक्रोसॉफ्ट ने ना एडीओ को स्टार्ट किया था। तो उनका उनका रैशनल क्या था ये शुरू करने के लिए कि आप भले कोई भी डेटाबेस यूज करो, उसमें तरीका एक ही होना चाहिए। यानी कोडिंग है ना एक ही तरह की होनी चाहिए, और एक ही तरह की कोडिंग से आप सबको यूज कर सको। आप समझे? यानी एक तरह से ना उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने एडीओ को लाए थे। तो ये जो एडीओ है, तो एडीओ से आप काफी सारी अलग अलग जगहों से डेटा ले सकते हो। आप एक्सेल से डेटा ले सकते हो, आप सीएसवी से डेटा ले सकते हो, आप एक्सेस से डेटा ले सकते हो, आप माई से ले सकते हो, आप ओरेकल से ले सकते हो, आप DB2 से ले सकते हो। आप अलग अलग डेटाबेसेस जो है आपके अलग अलग अवेलेबल, हर एक के साथ में आप डेटा कनेक्ट करके आप ले सकते हो। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका डेटा कनेक्ट करना, डेटा सोर्स के साथ में कनेक्ट करना, और बाद में आपको उसको मैनिपुलेट करना यानी यूज करना। यूज करने में आपको ना क्रूड ऑपरेशन लगते हैं। क्रूड का फुल फॉर्म क्या है? CRUD। किसी को मालूम है? तो कैपिटल में लिखता हूँ, CRUD। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रिएट, रीड, हाँ, अपडेट, Update डिलीट। and हाँ, delete. एंड डिलीट। वेरी गुड यार, आप लोग तो सब चैंपियंस हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऑपरेशंस करने के लिए अपने को एसक्यूएल की लैंग्वेज लगती है। ये सारे ऑपरेशंस करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस एसक्यूएल करता है। खैर, तो हम लोग अभी इसके अंदर एसक्यूएल नहीं सीखने वाले, यानी ऐसा नहीं होगा कि अपन एसक्यूएल की हर एक क्वेरी सीखेंगे। हम लोग सिर्फ इतना सीखेंगे कि वीबे यूज करके आप कुछ बेसिक ऑपरेशंस आप कैसे कर सकते हो, जैसे कनेक्शन हो गया, जैसे क्रूड ऑपरेशंस हो गए। तो ये चीजें आप कैसे कर सकते हो, तो मैं एक दो एग्जांपल आपको बता दूंगा। तो एक दो एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आ गए, तो बाकी के जो दूसरे सोर्सेस है उनका आप खुद अपने आप से भी कर सकोगे। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब आपको समझ में आ गया ये चीज काम कैसे करती है, तो फिर अगर आपकी एडवांस एसक्यूएल की नॉलेज है, तो एडवांस एसक्यूएल की क्वेरीज डाल के भी आप ये सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे। ये क्लियर हो गया सभी को? यस यस। Yes. ठीक है, तो कुल मिला के ये जो कोर्स है अभी वाला फिलहाल का, तो उसमें हमने एसक्यूएल को जोड़ा है। पहले हमारा एसक्यूएल का एक अलग कोर्स हुआ करता था, लेकिन फिर होता क्या था कि लोग है ना सारी दोनों चीजें कर नहीं पाते थे, दोनों कोर्सेज कर नहीं पाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों कोर्सेज को जोड़ देता हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैं लेता था वो भी छोड़ देता हूँ मैं एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल लेना।
जो भी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही चीजें मैं इसमें कवर करूंगा, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है नहीं तो। अभी भी अगर मैं उसको स्क्वीज भी करता हूँ ना, वो भी कम से कम 5 से 6 महीना तो आराम से लगेगा, मिनिमम लगने वाला है। तो अभी एसक्यूएल भी सब लोग समझ गए? जी सर। यस। ठीक है। अभी आपने कभी ये नाम सुना है क्या, OLE? हाँ सुना है ना। ठीक है, OLE का मतलब क्या होता है? आउटलुक कुछ होता ठीक है, ठीक है, और कुछ ट्राई करो यार, आउटलुक नहीं है वो। अच्छा, ये ऊपर अपना क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये क्या हो सकता है? तो इसमें भी देखो, जो O है ना, O का मतलब ऑब्जेक्ट ही है, और L का मतलब लिंक है, और E का मतलब एम्बेडेड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप लोग सब एसक्यूएल तो समझ गए ना, कि आप VB की कोडिंग में आप एसक्यूएल पास करोगे, और एसक्यूएल की मदद से फिर आपका डेटाबेस अपडेट होगा, और आपको डेटा लेना होगा तो वो भी आप एक्सेल में लोगे। यानी होगा क्या, कुल मिला के आप दोनों दुनिया के बेनिफिट ले सकोगे। आपका जो फ्रंट एंड होगा, जो लोगों को पसंद आता है, वो एक्सेल में रहेगा, और अगर आपका डेटा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जाएगा वो। तो दोनों दुनिया के बेनिफिट्स आप इस तरह से ले पाओगे। अब बात आती है OLE की। तो OLE का मतलब क्या होता है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। आपके पास में एक्सेल है, और आप अभी एक्सेल में कोडिंग कर रहे हो, राइट? आप एक्सेल में कोडिंग कर रहे हो। अब आप ये चाहते हो कि आप एक्सेल में बैठे बैठे वर्ड में आप कुछ चेंजेस कर दो। जैसे आपने मेल मर्ज देखा होगा ना, मेल मर्ज क्या करता है, एक्सेल में होता है डेटा, और वर्ड में वो फॉर्मेट बना देता है। लेकिन कई सारी जगहों पे ना वो काम नहीं आता। तो अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, एक्सेल में आप डाल दो, बस वो अपने आप ही वर्ड में अपने आप टेम्पलेट बना दे और उसका PDF बनाते जाए। उसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, जैसे पे स्लिप है आपकी। तो आपकी जो पे स्लिप का डेटा होता है वो एक्सेल में रहता है, रो बाय रो, हर एक का, हर एक एम्प्लॉय का एक रो में डेटा रहता है, राइट? तो आप क्या चाहते हो, आप जितने लोगों को सिलेक्ट करो तो उन सबका अपने आप ही वर्ड में डॉक्यूमेंट बन जाए, वर्ड में डॉक्यूमेंट बने, और बाद में PDF बने, और PDF बन के बाद में मेल हो जाए। तो अभी आप बताओ इसमें कितने एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो गए? एक्सेल के अलावा वर्ड इन्वॉल्व हुआ, और आपका आउटलुक इन्वॉल्व हुआ, राइट? तो वर्ड और आउटलुक को आप एसक्यूएल से तो कनेक्ट कर नहीं सकते। उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? आप उसको OLE से कनेक्ट करोगे। किससे कनेक्ट करोगे? OLE से। तो हम लोग करते क्या है, कुल मिला के हम लोग उसको है ना, उसका रेफरेंस लेते हैं। हम लोग उसका रेफरेंस लेते हैं VB के अंदर, और बाद में हम लोग उसके रेफरेंस के थ्रू उससे काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम्पल एकदम डिटेल में तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हम काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम लोग आउटलुक के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, हम लोग पावर पॉइंट के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, हम लोग वर्ड के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। ये क्लियर है सबको? यस यस। ठीक है, मैं वेब के एग्जाम्पल्स अभी फिलहाल मैंने इस कोर्स में से निकाल दिया है। पहले हम लोग वेब से कनेक्टिविटी वगैरह भी कोर्स में कवर करते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये जो वेब के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बेटर होता है पाइथन से, और भी ज्यादा बेटर होता है अगर आप देखोगे तो रोबोटिक्स से। जैसे आप RPA वगैरह जो यूज करते हो ना, उसमें भी आप काफी अच्छी तरह से आप उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, नो डाउट। एक्सेल से भी होता है, लेकिन एक्सेल में टाइम भी बहुत लगता है सिखाने का। जैसे अभी सिर्फ वेब बेस्ड ही जो मैं सिखाता था, कम से कम 4 से 5 लेक्चर तो इसी में लग जाते थे। तो अभी क्योंकि अपन ने एसक्यूएल को जोड़ दिया इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो निकालना बनता है ना। जैसे गाड़ी में 4 लोगों की जगह है,
अगर कोई एक और अपना दोस्त आता है तो किसी एक दोस्त को बाहर निकालना पड़ेगा ना, राइट? तो मुझे लगा कि नहीं, एसक्यूएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसक्यूएल को इंक्लूड करते हैं और वेब ऑटोमेशन को निकाल देते हैं। तो इसीलिए अपन ने वेब ऑटोमेशन इसमें से निकाल दिया है। तो ये क्लियर हुआ आपको OLE का? हाँ, यस यस। ठीक है। अभी जैसे देखो OLE में अपन 3 चीजें कवर करेंगे, आपको बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी। बाकी चीजें जैसे समझ लो कि आपको कोई कैड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, वो भले ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, क्रियो हो गया, तो कैटिया हो गया, तो ये सब चीजों में भी आपका वो लगता है। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ना स्क्रिप्टिंग भी यूज करेंगे, VB स्क्रिप्ट वो भी सीखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब आपको SAP का ऑटोमेशन करना होता है, SAP का, तो वहां पे एक रिकॉर्डर होता है, राइट? कितने लोगों ने देखा SAP में? एसएपी क्या होता है? सर मैंने देखा था सर। अच्छा, आपने देखा। SAP क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है। असल में सॉफ्टवेयर कहना एक छोटी बात रहेगी उसके लिए, वो सॉफ्टवेयर का बाप है। क्योंकि ERP का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो एंटरप्राइज है, भले वो परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट को आपस में इंटीग्रेट करता है। पहले क्या हुआ करता था कि सारे के सारे चीजों के अलग सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, इसका अलग, उसका अलग। तो SAP का कंसेप्ट क्या था कि अलग अलग चीजों के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, आपको जो जो चीजें लेनी है आप ले लो, और सब चीजें आपस में इंटीग्रेट होगी। तो एक वर्ल्ड का टॉप सॉफ्टवेयर है वो, जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्लियर? तो SAP वर्ल्ड की मैक्सिमम कंपनीज यूज करती है। आगे बढ़े हम लोग। तो SAP में अगर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेट करनी है, जैसे आपको कुछ बटन दबाने हैं, कुछ आपको डेटा एंटर करना है, कुछ आपको कोड डाल के कुछ चीज़ें आपको करनी है, या तो आपको एक मेनू पे आने के बाद में आपको बटन दबाएंगे फिर नेक्स्ट मेनू पे जाना है, तो ये सारे काम है ना, उसके अंदर एक रिकॉर्डर होता है, तो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग का जो आउटपुट होता है वो VB स्क्रिप्ट में मिलता है। किसमें मिलता है? VB स्क्रिप्ट में मिलता है। और जो VB स्क्रिप्ट होती है ना, VBA से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम लोग जो कोड जो सेव होता है ना, वो एक लेट बाइंडिंग से होता है। इसमें आप कंसेप्ट भी देखोगे, लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग का। तो लेट बाइंडिंग को फिर हम लोग क्या करते हैं, हम VBA में लेके आते हैं, अर्ली बाइंडिंग करते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसके मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो खैर SAP का ऑटोमेशन तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी SAP वगैरह है नहीं। लेकिन कुल मिला के अगर आप ये कंसेप्ट अगर आपके बराबर आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप SAP के साथ में आप ऑटोमेशन कर पाओगे। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो ये है। इसके अलावा हम लोग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट देखेंगे। फाइल स्क्रिप्टिंग, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, जिसमें आप टेक्स्ट फाइल को रीड करते हो, राइट करते हो, बराबर है। कई बार आपको ऐसा होगा ना कि भाई आपको टेक्स्ट फाइल में राइट करना है या टेक्स्ट फाइल को आपको रीड करना है, तो वो आप कैसे करोगे? या तो आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती होगी कि भाई एक फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स है सारी की सारी पिकअप करनी है, या एक फोल्डर के अंदर जितने भी अंदर सब फोल्डर्स उसके अंदर भी जाना है, उसके अंदर से फाइल्स पकड़नी है, और फिर आपको कुछ फाइल्स को इधर से उधर मूव करना है, कोई फाइल को आपको डिलीट कर देना है। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस आपको करने हैं, तो ये सब चीज़ों की भी आप कोडिंग बना सकते हो। तो अगर आपको विंडोज से रिलेटेड कुछ कोडिंग करनी है, तो वो कैसे करना है वो हम लोग ये लाइब्रेरीज के अंदर देखने वाले हैं। जैसे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट हो गया अपना, स्क्रिप्टिंग हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग हमारा जो कोर्स है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? नो। ठीक है। नो डाउट सर।
मैं बस एक बार समराइज में एकदम फटाफट बता देता हूँ कि हमने क्या देखा और हम लोग क्या यूज करने वाले, क्या सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये देखा कि VBA एडवांस क्यों बनता है। VBA एडवांस तब बनता है जब आप हाई लेवल की कोडिंग करते हो, जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आमतौर पे बेसिक या VBA फाउंडेशन से नहीं हो पाती है। तो काफी सारी आपने चीजें देखी होगी जो आपको लगता होगा नहीं यार ये तो नहीं होता VBA के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है करना। तो उस तरह के काम पॉसिबल कब होंगे, जब आप एडवांस VBA का इस्तेमाल करोगे। और जब हम लोग क्लास मॉडल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे कलेक्शंस का भी इस्तेमाल करेंगे। कलेक्शंस, तो कलेक्शंस का भी इस्तेमाल कैसे करना है इफेक्टिवली, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये था एडवांस VBA। फिर हमने देखा क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर आपको बड़ी चीज बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड चीज बनानी है, या आप चाहते हो कि चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाए, आप अगर आगे चल के सेम चीज को रिफर करो दोबारा, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चीज आपके लिए एकदम यानी ईजी होना चाहिए समझना, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोड ज्यादा सिस्टमेटिक हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मॉड्यूलर हो, तो उस केस में आपको क्लास मॉड्यूल यूज करना जरूरी है। तो क्लास मॉड्यूल्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि एसक्यूएल के साथ में आप किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। एसक्यूएल यूज करके आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग चीजों के साथ में। तो वो भी एक टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग ADO-DB देखेंगे। हम लोग डाउन ही देखेंगे, लेकिन हम लोग ADO-DB जरूर देखेंगे। फिर आता है OLE। OLE में हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं, आउटलुक के साथ में, पावर पॉइंट के साथ में, वर्ड के साथ में, और बाकी चीजों के साथ में, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। हम लोग VB स्क्रिप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि VB स्क्रिप्ट आपकी काफी सारी चीजों का आउटपुट होती है। अभी आप देखोगे काफी सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, CAD एप्लीकेशंस, वो VB स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं फॉर देयर ऑटोमेशंस। तो अगर आपको VB आता है तो आप VB स्क्रिप्ट अगर आप बना सकते हो, तो VB स्क्रिप्ट बनाकर आप उनको भी ऑटोमेट कर सकते हो। कोई कोई सॉफ्टवेयर डायरेक्टली VBA सपोर्ट करते हैं, कोई कोई VB स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं। और अभी तो लगभग आपको हर एक सॉफ्टवेयर आपको पाइथन भी सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि अगर आप सीख सको तो पाइथन का भी कोर्स आप जरूर लगाइएगा, वो भी जरूर सीखिएगा, क्योंकि वो भी काफी काम करने वाली लैंग्वेज है, काफी काम आने वाली लैंग्वेज है। और अभी जो अपना डेटा साइंस का जो कोर्स आने वाला है, तो उसके लिए भी पाइथन कंपलसरी रहेगा। तो जिनका पाइथन होगा तो वही लोग इसको भी कर पाएंगे। तो अभी चीजें काफी सारी है सीखने के लिए, लेकिन खैर हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर VB स्क्रिप्ट देखा, फिर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, यानी आपको फोल्डर्स वगैरह मैनिपुलेट करने हैं, आपको कुछ विंडोज से रिलेटेड कुछ काम करवाने हैं, आपको सिस्टम को शट डाउन करवा देना है, या तो आपको सिस्टम को लॉग ऑफ करवा देना है, या तो फिर आपको ऐसे कोई काम करवाने जो आमतौर पे नॉर्मली आप एक्सेल से सोच भी नहीं सकते। जैसे आपको टास्क शेड्यूल करवा देना है, या ऐसा कुछ करवा देना है, कोई एप्लीकेशन को खोल देना है आपको, या आपको ब्राउजर को खोल देना है, आपको मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स खोल देना है, या नोटपैड की फाइल को ओपन कर देना है, उसके अंदर सेंड कीज वगैरह करने हैं। तो ये सारे काम भी आप VBA से कर सकते हो। वो देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल्स बनेंगे, उस तरह से मैं आपको उतने डिटेल में कवर करते जाऊंगा। और उसके अलावा फिर आपके अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगी आपके ऑफिस रिलेटेड, तो वो भी चीज़ हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। एडवांस VBA सीखने से आपको एक और बेनिफिट होगा, नो डाउट आपकी प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन एक और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जो बाकी की जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो भी आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे जावा वगैरह, वो 100% जो जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आप काम ही नहीं कर सकोगे, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि ये सब लैंग्वेजेस कैसे काम करती है। ये आया आपको समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो बताना था डेमो वगैरह तो मैंने बता दिया। अब आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको जो जो क्वेश्चंस पूछने तो आप लोग पूछ सकते हैं कोर्स रिलेटेड। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या चीज आएगी, क्या कवर होगी, क्या चीज नहीं होगी कवर, या कुछ और क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी।
जो वेब वाला था, तो वेब स्क्रैपिंग और वेब वाला था, तो वो अगर करना तो फिर क्या करना पड़ेगा फिर? वो ये कोर्स होने के बाद करेंगे क्या? पाइथन में कर लेना आप, क्योंकि पाइथन में तो हम ऑलरेडी सिखा ही रहे हैं। तो पाइथन हर एक इधर सपोर्ट करता है क्या? क्योंकि अब अगर हमारा ऑफिस है, ठीक है, उधर वो एक्चुअली एक्सेस विक्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ना उसका पाइथन में? नहीं, पाइथन का तो वो इंस्टॉल करना पड़ता है आपको रन टाइम। तो उसका चार्जेस वगैरह कुछ नहीं रहता ना, फ्री रहता है नहीं, ना? वो फ्री रहता है। वो रन टाइम नहीं बोलेंगे उसको, उसका जो आईडी होता है, तो हाँ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो आपको हाँ, इंस्टॉल करना रहता है, तो उसके लिए आपको आईटी का परमिशन लगेगा। सिर्फ परमिशन लगता है उसका, ये नहीं रहता ना कुछ? नहीं नहीं, फ्री है वो। ओके, चलेगा। यहाँ तक कि पाइथन अभी आपको इसलिए भी सीखना जरूरी है। मैंने ना करीबन कितने 3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले कोविड के टाइम पे मैंने अपनी बैचेस में बताया था, जो पाइथन का जो फाउंडर है, किसी को मालूम है पाइथन के फाउंडर का नाम? नहीं। पाइथन का जो फाउंडर है उसका नाम है ग्युंडो वैन रुसोम। आपको दिख रहा है फोटो उनका? नहीं। हाँ सर, हाँ देखो, ये उनका फोटो है। यस हाँ हाँ। तो ये जो है ना, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कब ज्वाइन किया था? कंट्रोल एफ करते हैं, अभी देखो माइक्रोसॉफ्ट में ही है। तो उन्होंने 12 नवंबर 2020 को ज्वाइन किया था। तो तभी मैंने ना अपनी बैचेस में बताया था। प्लीज थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, काफी नॉइज आ रही है। अनिल? ते रिझनची हाँ, तो तभी मैंने इनको बताया था कि अभी देखो ये कुछ भयंकर चीज होने वाली है, अभी पाइथन आने वाला है एक्सेल के अंदर। और आपको पता है अभी पाइथन अभी आ चुका है एक्सेल में। कितने लोगों को पता है इस यस बात के सर। बारे में? एक्सेल में आ गए सर वो? हाँ, वीबी के अंदर आ चुका है। Yes, we can हाँ, code सर। in Excel, Python code we can write in Excel. राइट, हाँ। अरे वेबे के अंदर आता है क्या पाइथन भी? नहीं, वीबी के अंदर नहीं आता, लेकिन आप वीबीए यूज करके अभी आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, वीबीए से पाइथन भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। अभी तक के क्या चल रहा था कि आपको अगर डेस्कटॉप को एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो वीबीए लगता है, राइट? यानी आपको लोकल मशीन पे रन करना है, ऑटोमेशन करना है, तो आप वीबी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको वही चीज क्लाउड पे करना है, यानी इंटरनेट पे करना है ऊपर क्लाउड पे, तो आपको फिर वीबीए से आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। तो वहां पे लगता है ऑफिस स्क्रिप्ट। आप देख रहे हो ना, डेस्कटॉप पे करना है तो वीबीए यूज करना है, और ऑनलाइन करना है तो आपको क्या यूज करना है? ऑफिस स्क्रिप्ट। तो जब पाइथन आया था तभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि पाइथन आने का रीजन क्या है, कि पाइथन डेस्कटॉप पे भी चलता है और पाइथन क्लाउड पे भी चलता है। आया समझ में आपको? यस सर। Yes, तो वो उन्होंने I got इसलिए it. लेकर आया ताकि ये दोनों जगह पे चले आपका। तो आप अभी ये जो चीज सीखोगे ना, इससे आपको पाइथन भी सीखना काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? पता सर, हाँ जी। ये जो Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसे वेबसाइट से हम लोग वेब स्क्रैपिंग पाइथन के थ्रू कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती है ना, स्क्रैपिंग तो होती है, अमेजोन से तो करते ही लोग। सर और ये एपीआई वगैरह फ्लिपकार्ट से मैंने किया सर, नहीं है कभी, अमेजोन से तो मैंने भी किया है। और कौन सी साइट आपने बोले? नहीं ऐसे ही ई कॉमर्स हो या अदर कोई वेबसाइट्स हो, उसमें ऐसा कुछ है कि उनका रेस्ट्रिक्शन रहता है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, एपीआई चाहिए या ऐसा कुछ होता है क्या? असल में ना, ये जो है ना इंटरनेट वेब स्क्रैपिंग, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक्सेल के अंदर, क्योंकि वीबीए में ना बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है, हर एक साइट अलग अलग तरीके से बनी होती है।
तो आपको है ना हर एक में अलग-अलग तरह से लॉजिक लगाना पड़ता है। इसीलिए है ना इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया इस कोर्स में से, कि इसमें ना टाइम बहुत लगता है सिखाने में। हम्म। और क्या है कि हमने अलग लिया भी था कोर्स, वो भी 3 महीने का कोर्स था इंटरनेट ऑटोमेशंस का। आप में से किसी ने नहीं किया होगा ना वो कोर्स? हाँ, तो वो जो नहीं कोर्स था ना उसमें अपने इंटरनेट ऑटोमेशंस ही कवर किया था पूरा का पूरा। लेकिन फिर अभी अभी एक मुझे ही ऐसा कोर्स हाँ, अभी एक ही नहीं कोर्स नहीं अभी तो निकाल दिए फिर हमने। अब वो कैसा रहता है, डिमांड नहीं रहती ना चीज़ों की, तो हमें निकालना पड़ता है। अभी जैसे देखो ना, अभी एडवांस ईबी भी कितना जबरदस्त कोर्स है, राइट? अभी ये पिछले लगभग अक्टूबर-नवंबर में मैंने शेड्यूल किया था। तो फिर उसके बाद में लोग ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने फिर बोला कि अभी अपन नहीं करेंगे, अपन आगे इसको ढकेलते हैं। तो फिर अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बोल भी रहे थे, सर आप कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो? तो मैंने बोला कि चलो अभी मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग सीखना चाह रहे हैं कम से कम उनके लिए तो कवर करूँ मैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी फिर वो शेड्यूल करता हूँ। तो अभी फिर मैंने अभी शेड्यूल किया, अब अगले हफ्ते से स्टार्ट होगी बैचेस फिर अपनी। ऐसा है। और सर बैचेस का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग यही रहेगा अपना 3 से 6 का। सर सैटरडे को पाइथन का भी बैच रहते हुए अच्छा, आपका पाइथन का बैच कौन सा टाइमिंग है उसका? 12 to 4। 12 to 4 है ना आपका? हम्म। अच्छा, तो हम लोग 4 to 7 कर दें? चलेगा सर, चलेगा। ठीक है ना, वो टाइमिंग का चेंज करना है तो वो तो अपन क्लास में भी डिसाइड कर सकते हैं बाद में। यस सर। तो ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया, आप पाइथन सीख रहे हो ना, इट इज़ वेरी गुड। अभी मेरी भी पाइथन की बैच लिए हुए एक अरसा हो गया, मैं भी अभी चाहता हूँ पाइथन लूँ, क्योंकि अभी मैं डेटा साइंस लेके आने वाला हूँ ना, तो उसमें पूरा पाइथन ही लगने वाला है। तो चलो फिर अच्छी बात है। और मैं फाइनली क्लोजिंग चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो ड्यूरेशन है कोर्स का, ये ऑन पेपर 4 मंथ्स है। मैं ऑन पेपर 4 मंथ्स क्यों बताता हूँ, क्योंकि फीस है ना ऑन पेपर से डिसाइड होती है। जैसे 4 महीने का कोर्स होगा तो उसकी 12,000 रुपये फीस होगी, 5 महीने का कोर्स होगा तो उसकी 16,000 रुपये फीस होगी, राइट? तो इस तरह से उसकी फीस डिसाइड करने के लिए लोग ये करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कभी भी ये कोर्स 4 महीने में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रहती है। तो लगभग आप समझ सकते हैं 6 महीने तो चलेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भी कुछ कमिटमेंट्स अभी बीच में, तो मैं आपको छुट्टियां भी ज्यादा दूंगा, तो आप लोग ये समझ के चलिएगा कि आपको छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली है, राइट? क्लासेस के बीच में। और मैं आपको एडवांस से बता भी दूंगा, जब छुट्टी लेने वाला हूँ ना, मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई ये टाइम पे अपनी क्लासेस छुट्टी रहने यानी ऑफ रहने वाली है, ताकि फिर आप लोग भी प्लान कर सको अपनी एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कुछ स्टूडेंट तो खुश हो जाते हैं छुट्टी मिलती है तो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर छुट्टी मत दिया करो, हमें अच्छा लगता है पढ़ना ज्यादा ये हो। तो मैं भी समझता हूँ कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी जब ऑफ लेना है तो ऑफ लेना ही पड़ता है ना, बाकी के काम भी अपन अपन डिले नहीं कर सकते ना। अभी जैसे आपका कैसा है कि आप कोर्स लगा रहे हो, राइट? लेकिन मेरा तो अभी ये दिनचर्या ही है, मेरी मेरी रेगुलर ट्रेनिंग ही चलती रहती है। तो मेरे पास तो ऑप्शन है ही नहीं, अगर कुछ काम करना है तो मुझे ऑफ करके ही काम करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए ये बात हो जाती है। तो खैर मैं आपको इनिशियली बता दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग भी अपने आप को मेंटली इस तरह से प्रिपेयर करके रखें। और वैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये कोर्स अल्टीमेट वर्ड यूज करना इसके लिए कम है, सुपर भी वर्ड यूज करना इस कोर्स के लिए कम है। आप जब कोर्स करोगे ना, तो आपका एकदम हर मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या जबरदस्त चीज हम लोग सीख रहे हैं, और कितना जबरदस्त पावर आ रहा है इसके अंदर। लेकिन बस बात ऐसी है कि अभी लोगों को ज्यादा इसमें आइडिया नहीं है कि इसके इसके पावर्स क्या क्या है, और इससे आप लगभग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर। और आज ही मेरा 11 बजे आरपीए का भी सेशन था, डेमो सेशन था। तो आरपीए में मैंने बताया था कि आप
आरपीए यूज करके भी आप एक्सेल के मैक्रोस वगैरह रन कर सकते हो। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, अगर कोई काम डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे शेयरपॉइंट से कनेक्ट करना, शेयरपॉइंट से कनेक्ट करना वीबीए से डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग्स वगैरह चीजें लगती है। तो अगर आप कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसको आरपीए से करो, और फिर आप उसको एक्सेल से कॉल करो, तो एक्सेल से आपका मैक्रो रन हो जाएगा। तो दोनों की मदद से आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? इस तरह से। तो खैर वो तो अभी जैसे जैसे कोर्स जाएगा तो मैं आपको काफी सारे आइडियाज भी देते रहूंगा और काफी सारी चीजें भी आपको समझ में आएगी, ताकि आप ये सब चीजों को रियल वर्ल्ड में आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो ड्यूरेशन की बात हो गई, फीस भी आपको बता देते हैं। तो फीस है इसकी रुपीज कितनी होगी बताइए? 12 सभी को पता है 12,000, हमने सालों से चेंज नहीं करी है उसको। तो फीस 12,000 है, उसको आप ऐसे पे कर सकते ₹4,000 इंटू 3 months, और वन टाइम पे करना है तो 10,800 वन टाइम। अभी कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वन टाइम बोले तो वो बोलते हैं मैं अभी नेक्स्ट मंथ में वन टाइम पे करूंगा। ऐसा नहीं है। वन टाइम पे करने का मतलब ये है कि अभी अपना जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आपका फीस ड्यू हो जाता है। तो जैसे अभी अपना 6 तारीख है तो 13 तारीख को अपना क्लास स्टार्ट होगा, तो 13 तारीख से पहले अगर आपने भरे वन टाइम में 10,800 तो वो होगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट मंथ पे करना है, मई में पे करना है, मैं वन टाइम में पे कर दूंगा, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। उनको जो फीस है वही पे करना रहेगा, 12,000 रुपये। ये क्लियर है सभी को? यस यस। ठीक है। तो बस यही सब चीजें थी जो मुझे बताना था डेमो में। आपको कुछ लगता है कुछ चीज मिस हो गई तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। सर वीकेंड पे बोला है वीकडेज पे? हाँ जी, सॉरी। वीकेंड पे बोला है कि वीकडेज पे एक लेक्चर? नहीं, ये अभी रहेगा, सैटरडे को थोड़ा रहेगा। मीटिंग पे था। सैटरडे को अभी देखो अपना ओरिजिनल जो टाइम है अनिल, वो 3 से 6 का है। ओके। थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा अनिल, काफी शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। या मैं ऑफिस में था तो हाँ कोई बात एक नहीं, मिनट। बस आप म्यूट करके रखो थोड़ी देर, फिर जब आपको बोलना होगा तो वापस आप अनम्यूट कर दीजिएगा। तो इसका टाइमिंग यही रहेगा 3 से 6, लेकिन जैसे अभी इन्होंने बताए थे, संदीप ने, कि उनका पाइथन का बैच चल रहा है, वो 4 बजे खत्म होती है बैच। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 से अपन 7 कर सकते हैं। तो 4 से 7 सबको जमेगा टाइमिंग? चलेगा। देखो अगर सबको चलेगा तो कोई बात नहीं, अपन 4 से 7 कर देंगे, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ऑनलाइन रहेगा ना सर या ऑफलाइन? हाँ हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन रहेगा। आज आज क्या हुआ कि आज मैं ना, आज किसी काम से मैं ऑफिस गया था अपने, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं सरप्राइज हो गया, क्लासरूम ट्रेनिंग में भी काफी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने वही बोला यार कि ऐसा देखने में तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि अभी क्या होता है, स्टार्टिंग में लोगों का जोश होता है तो क्लासरूम ट्रेनिंग्स में आते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं यार घर से भी कर सकते हैं हम लोग, तो फिर घर से शुरू कर देते हैं ऐसा। तो खैर ये बैच तो अपनी, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन ही रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक के। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो ठीक है फिर। अब तो फिर हम लोग मिलते फिर नेक्स्ट वीक, है ना? तो जिनका भी ये भी सूट कर रहा होगा, जिनको टाइमिंग्स वगैरह बराबर हर फैक्टर सूट कर रहे होंगे, तो फिर अपना एनरोलमेंट आप कर दीजिएगा फीस पेमेंट करने के बाद में, राइट? तो अगले हफ्ते से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। हेलो सर। हाँ जी। सुनो ना, अगर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा हेल्प चाहिए तो उधर आप सेंटर पे आ सकते हैं क्या? नहीं देखो कैसा होता है कि, क्योंकि मैं कंपनी का बताता हूँ, लैपटॉप रहता है, शेयर स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकते ऐसा। नहीं मैं बताता हूँ आपको सोपन कैसा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कभी भी आपका अगर कुछ ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो आप क्या करो,
उसमें आप एग्जैक्टली कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप वो, और ओके वो चीज आप पूछो, ओके वो आप ऑनलाइन में पूछ सकते हो। ठीक है जी, ठीक। दूसरी बात है, अभी कई बार क्या होता है कि अगर समझ लो किसी को आइडिया नहीं आ रहा कि भाई अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे के बाद में आगे और क्या करना है, तो एक लंबा काम हो जाता है, तो वो हाँ। फिर प्रोजेक्ट कैटेगरी में चले जाता है, तो उसको हम लोग ओके। चार्ज अलग से लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है जी। तो इसीलिए आप सबसे बेस्ट क्या है कि आप पहले ना अपना प्रॉब्लम समझो और उसका एक छोटा शॉर्ट फॉर्म बना के, छोटा एग्जांपल बना के आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। अपने जो ग्रुप्स है ना टेलीग्राम के काफी सारे, तो उसमें हाँ। वीबी का भी ग्रुप है, तो वीबी में आप पोस्ट कर सकते हो। तो उसमें 2-3 दिन अगर हो गए तो 2-3 दिन बाद मैं रिप्लाई करता हूँ। मतलब मुझे पिंग करके बोल भी सकते हैं कि सर अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया तो आप हेल्प कर दो, तो मैं फिर उसकी वीडियो बना के हेल्प कर दूंगा आपको। ओके। आपने देखा होगा ना, कई बार मैं क्वेरी सॉल्विंग के वीडियोस डालता रहता हूँ। हाँ 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 हाँ, तो उसका वैसे ही रहता है। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था किसी का? नहीं, ऑल गुड। तो चलो ठीक है, फिर ऑल गुड है तो अच्छी बात है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ, ओके देन, सी यू देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। या माय प्लेजर, बाय बाय। बाय बाय।